बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉक 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद करीम साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे कि सरकारी मुलाजमीन इस्लामाबाद में सरापा एहतजाज हैं। डी चौक पर आज उन्होंने धरना दिया है। पुलिस और उनके दरमियान काफ़ी तलखी भी हुई है, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है और सरकारी मुलाजमीन का क्या मुतालबा है अपने प्रोग्राम में इसका जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आज विफाकी काबीना का इजलास हुआ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, जिसमें महंगाई और दीगर सियासी मामलात के हवाले से भी बात हुई है, उसका भी जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ रियासत मदीना की वजारत मवासलात में रिश्वत के हवाले से रिश्वतखोरी का जो बाजार गर्म है उसका भी जिक्र करेंगे कि कहा जाता है कि हम करप्शन के खात्मे के लिए आए हैं, मगर क्या हो रहा है, एक स्टोरी आज अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो ये सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफा किया जाए। मेरा सवाल बुनियादी तौर पर तो ये है कि इस नौयत के सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज बजट के फ़ौरन बाद अमूमी तौर पर सामने आते हैं। जब बजट आया था उसमें इजाफा नहीं किया गया था, तनख्वाहों में, पेंशन में इजाफा नहीं किया गया, तो उसके बाद ये तवक्को की जाती है कि इस नौयत के एहतजाज सामने आते हैं। इस मौसम में ये एहतजाज क्यों सामने आ रहा है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि सूरत हाल ये है कि 2.5 साल तकरीबन पीटीआई की गवर्नमेंट को होने वाले हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने डी चौक पर जो लोगों से वादे किए थे हुकूमत में आने से पहले और 22 साल की जो मेहनत और स्ट्रगल बताई थी और कोशिश बताई थी और बताई थी कि जद्दोजहद किए आएंगे और जो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी, रियासत मदीना हो जाएगी, लोगों ने इनको वोट दिए और ये मुंतखब हो के आए और वज़ीर आज़म बन गया। उसके 2 सालों 2.5 सालों के दौरान इनकी जो कारकर्दगी है वो बहुत कोई मायूस कुन है, अच्छी कारकर्दगी नहीं है। महंगाई में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है, दवाइयों में इजाफ़ा हो रहा है और खाने पीने की चीज़ों में इजाफ़ा हो रहा है, बिजली के बिल में इजाफ़ा, गैस के बिलों में इजाफ़ा हो रहा है। उसके मुतबादल जो लोगों की तनख्वाहें हैं, सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें, वो तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जा रही। कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से वैसे ही प्राइवेट सेक्टर में आपको पता है बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, लोग बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हो गए। वो बेरोज़गारी की वजह से भी लोग परेशान हैं, मुआशी सूरत हाल जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो ये सारे अनासर मिलकर जो है ना, वो मुलाजमीन के लिए उन्होंने बहुत मुश्किलात पैदा कर दी हैं। इसीलिए सरकारी मुलाजमीन पहले तो ये थे कि ग्रेड 1 से लेकर 14 तक के जो अफसरान हुआ करते थे, 15 तक वो एहतजाजी मुजाहरे और वो किया करते थे। बल्कि आज तो मुझे ये बताया गया है कि ये जो इस्लामाबाद में हुआ है इसमें तो 18 ग्रेड के ऊपर के सरकारी अफसरान भी मुजाहरे में शामिल थे, जो एहतजाज कर रहे हैं। 22 ग्रेड तक के मुलाजमीन एहतजाज में शामिल हुए हैं। जी, तो जब ये सारे अफसरान और सारा ब्यूरोक्रेसी और सब लोग सड़कों पे होंगे तो आप मुझे बताएं काम क्या होगा और रियासत कैसे चलेगी। मैं समझता हूँ कि ये जो सूरत हाल बन रही है, दूसरी तरफ अपोजिशन ने जो एहतजाज किया और हुकूमत के ख़िलाफ़ जलसे जुलूसों करने का वो किया हुआ है, तो आने वाले दिनों में सूरत हाल को इतनी अच्छी नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किलात होंगी और गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किलात हैं। आम आदमी बहुत मुश्किलात का शिकार है और सरकारी मुलाजम जो हैं जिनकी तनख्वाहें महंगाई के तनासब से बढ़ती थी, उनमें इजाफा नहीं हुआ और वो भी मुश्किलात का शिकार हैं। हुकूमत को चाहिए कि सरकारी मुलाजमीन को कम अज़ कम कोई ना कोई रिलीफ ज़रूर दे। अगर हुकूमत नहीं देगी तो यकीनन ये सरकारी मुलाजमीन की जो इस्लामाबाद में एहतजाज हो रहा है ये अब फैल भी सकता है और सूबों में भी जा सकता है और सूबाई हुकूमतों के लिए भी मुश्किलात हो सकती हैं। अच्छा, अब इसी में यानी अब आप ये कह रहे हैं कि लावा पकता रहा 2-2.5 साल और अब जो है वो इंतहा तक पहुंच चुके हैं, लोगों के अखराजात पूरे नहीं हो रहे तो वो सड़कों पर आ रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन आ रहे हैं, शायद आवाम भी आ जाए, आवाम की भी यही सूरत हाल है। सवाल ये है कि गुज़िश्ता रोज़ काबीना की जानिब से वज़ीर आज़म के हवाले से ये खबर सामने आई कि वो गवर्नेंस बेहतर बनाने के हवाले से, हमने गुफ्तगू की थी उस पर मगर लाइट से गुफ्तगू हुई थी कि वो ग्रेड वाइज तमाम मुलाजमीन की एवलुएशन करेंगे कि जो एक ख़ास किस्म का उनको पैमाना दिया जाएगा और उस पर जो पूरा उतरेगा, जो जिसकी कारकर्दगी बेहतर होगी, उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा होगा, अलाउंसेस में इजाफा होगा, दीगर का नहीं होगा। तो क्या ये जो इक़दामात किए जा रहे हैं उसका रिएक्शन तो नहीं है कि सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ये सारा वो जो इक़दामात किए जा रहे हैं, उन इक़दामात से लोगों के मसले हल होने के बजाय उनमें इजाफा होता जा रहा है। यही वो वजह है जो लोगों को मजबूर कर रही है कि वो अपने काम की बजाय अपना काम छोड़कर सड़कों पर आ रहे हैं। और हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इस मसले का, अब तो वकार मसूद साहब भी आ गए हैं, उनको भी एडवाइज़र लगा दिए गए। अब देखें, बदकिस्मती ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जी कहते हैं वो पिछली हुकूमत वाले चोर थे, डाकू थे और पता नहीं क्या कुछ कहते रहे इसहाक डार साहब के बारे में। और ये जो आदमी जिन्होंने अभी वकार मसूद साहब को लगाया है, एडवाइज़र लगाया रेवेन्यू का, ये शख्स जो था ये इसहाक डार साहब के साथ सेक्रेटरी ख़जाना के तौर पर भी काम करता रहा है।
तो एक वो आदमी, सारी पॉलिसियाँ वही हैं। जिस तरह ये कहते थे कर्जे कैसे आए, वो डाकू कर्जे खा गए, तो हफीज शेख साहब पीपल्स पार्टी के ज़माने में थे, वो आज इनके साथ हैं। तो फिर ये इनको तो नहीं लगाना चाहिए था। अगर वकार मसूद साहब को भी लगा दिया है तो ये लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। लोग इसीलिए एहतजाज पर मजबूर हैं, उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, हुकूमत को बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर लोग यही कर रहे हैं, सरकारी मुलाजिमीन सड़कों पे आ रहे हैं। अच्छा, सरकारी मुलाजिम जैसे आपने कहा ये सूबाई सतह पे भी सड़कों पर आ सकते हैं, सवाए सिंध के दीगर सूबों में भी यही सूरत हाल है, वहाँ भी तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा नहीं किया गया और महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये इस नहज पे आए हैं। अब सरकारी मुलाजमीन दीगर सूबों में, बिलखसूस पंजाब में भी बाहर आप देख रहे हैं सूरत हाल के वो बाहर निकलेंगे, और फिर साथ दूसरी जो आवाम है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन है या बिजनेसमैन है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ दें और गरीब आवाम को भी रिलीफ दें, चाहे वो बिजली के बिलों की सूरत में हो, चाहे वो गैस की सूरत में हो, चाहे वो पेट्रोल की कीमतों में हो। अगर हुकूमत रिलीफ नहीं देगी तो फिर चाहे वो सरकारी मुलाजमीन वफाक के हों, चाहे सूबों के हों, किसी भी सूबे के हों, जहाँ वो मुतमईन नहीं होंगे वो सड़कों पर निकल आएंगे और एहतजाज करेंगे, क्योंकि उनके पास फिर एहतजाज के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जी, एहतजाज के साथ साथ इस्तीफे भी सामने आ रहे हैं। आज मेयर इस्लामाबाद ने इस्तीफा दे दिया और उसने वजह बताई कि हुकूमती सतह पर उनको तंग किया जा रहा है। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि एक ये बड़ी ज़बरदस्त बात है आज जो आपने कही है कि हुकूमती सतह पर तंग किया जा रहा है, लेकिन आप इस पर एक प्रोग्राम रखें, हम इस पर एक पूरा प्रोग्राम करेंगे कि क्या इस्लामाबाद में जो बल्दियाती निज़ाम था, ये बल्दियाती इदारे जो बनाए गए थे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, उन्होंने क्या अच्छा नताइज दिए, तबाहकुन नताइज दिए। आप यकीन करें, आप इस्लामाबाद के रहने वाले हैं, मैं भी इस्लामाबाद में रहता हूँ। जब ये बल्दियाती निज़ाम नहीं था तो यहाँ इस्लामाबाद बहुत साफ़ सुथरा शहर था, गंदगी कहीं नज़र नहीं आती थी और कहीं सीवरेज बंद नहीं होते थे, गटर चल रहे होते थे, हर चीज़ बारिश के बाद सड़कें बिल्कुल साफ़ नज़र आती थी। और ये काम सारे कर रहे थे वफाकी तरक्की अदारा CDA वाले कर रहे थे, और CDA वालों ने शहर को बहुत साफ़ सुथरा रखा हुआ था। लेकिन जब से ये कारपोरेशन बनाई, MCI आई और मेयर आ गए और काउंसलर आ गए, आप यकीन माने कि ये जो सफाई का काम है सारा इनके पास चला गया। ये लोग इतने मुश्किलात का शिकार हैं। आप G6, G7 और जितने ये इन्होंने ठेकेदारी निज़ाम दिया हुआ है, जहाँ जहाँ ठेकेदारों को इन्होंने सफाई के लिए दिया हुआ है, वो सारे के सारे ठेकेदार जो हैं वो कारपोरेशन के अफसरान से मिलकर वो जो लोगों की तनख्वाहें ज़्यादा लेते हैं उनको बताते हैं कि जी हमने 200-200 बंदे रखे हुए हैं, बंदे उन्होंने 50-50 रखे होते हैं। और इस्लामाबाद के G सीरीज़ पूरी जो है ये गंदगी का ढेर बनी हुई थी। तो इस्लामाबाद की सूरत हाल ऐसी हो गई थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे ये वफाकी हुकूमत का दारुल हुकूमत नहीं है, ये कोई छोटा सा कोई दूर दराज कोई जनूबी पंजाब का इलाका है जहाँ सफाई वगैरह का बिल्कुल कोई इंतज़ाम नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि ये इस बात को देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ जो बल्दियाती इदारे हैं वो क्या बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखें, इसको 60 साल से ऊपर तकरीबन हो गया इस्लामाबाद को बने हुए, तो ये 60 साल के दौरान CDA के अफसरान ही थे ना जिन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को भी देखा, उनकी तामीर भी कराई और उनकी रेनोवेशन भी कराई, सड़कों की भी सूरत हाल बहुत बेहतर थी, मेनटेन रखा शहर को। उसके अलावा अपना सफाई का इंतज़ाम, बहुत बेहतर सफाई का इंतज़ाम था। लेकिन जब से बदकिस्मती से कहा यह जाता है जी अख्तियारात नहीं नीचे जा रहा है, कारपोरेशन होनी चाहिए जी, मकामी हुकूमतें होनी चाहिए, लेकिन इस्लामाबाद के लोगों का, आपका और मेरा भी तजर्बा कोई इतना अच्छा नहीं रहा बल्दियाती उसमें। और मैं समझता हूँ ये जितने इदारे जो CDA से निकाल कर इसको दिए गए थे कारपोरेशन को, वो वापस चले गए CDA के पास, इनमें करप्शन खुलेआम रक्स कर रही थी और इनका कोई अफसर ऐसा नहीं था जो करप्शन जो है ना करता हो, पैसे ना लेता हो। मैं समझता हूँ कि वापस गए हैं कुछ डिपार्टमेंट CDA के पास और ज़ाहिर महदूद हो गई है कारपोरेशन। मैं ये समझता हूँ कि मेयर इस्लामाबाद जो है अंसर अजीज साहब, वो परफॉर्म ही नहीं कर सके। वो उनको काम करने का कोई तजर्बा नहीं था। वो मियाँ साहब के जो है वो करीबी आदमी थे, मियाँ साहब ने उनको मेयर बना दिया। यहाँ इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग के बहुत ज़्यादा अच्छे लोग थे जो मुस्लिम लीग वाले जानते हैं, यहाँ रहते हैं, उन सब लोगों को नज़रअंदाज कर दिया गया। एक ऐसे आदमी को सरगोदा से ला के यहाँ बिठा दिया गया कि जी आप आ जाएं और ये करें, जिसको कोई तजर्बा नहीं था। और पूरे इनका पूरा आप दौर देख लें, इस पर पूरा आप प्रोग्राम रखें कि कारपोरेशन के दौरान और इस्लामाबाद में कारपोरेशन के सफाई के लिए जो सैनिटेशन का डिपार्टमेंट था उसमें कितनी ज़्यादा करप्शन हुई है और शहर गंदगी का ढेर बन गया। बिल्कुल इसी सतह पे अब एक सवाल है और बड़ा अहम सवाल है। वो सवाल मेरे ख्याल में अभी ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे कि सरकारी मुलाजमीन भी एहतजाज कर रहे हैं। मेयर इस्लामाबाद का इस्तीफा सामने आ गया। अगर ब्यूरोक्रेसी अपना काम छोड़ देती है या कलम छोड़ हड़ताल की सूरत हाल पैदा होती
होती है तो फिर स्टेट का क्या होगा और रियासत मदीना का क्या होगा। गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से जो इस वक्त मुल्क में है, और हम जिक्र कर रहे थे कि सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं, मेयर इस्लामाबाद ने इस्तीफ़ा दे दिया। अच्छा, मेयर के हवाले से बड़ी डिटेल आपने बात की है और जैसे आपने कहा इस पर हम पूरा प्रोग्राम भी रखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे ये जानता हूँ, ये सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज आपके इल्म में है, जब ब्यूरोक्रेसी काम छोड़ देती है या वो इसी नौयत के कोई रिज़ाइन सामने आते हैं या कोई कलम छोड़ हड़ताल हो जाती है, तो ज़ाहिर है स्टेट को तो ब्यूरोक्रेसी चला रही होती है। 100 शिकायत ब्यूरोक्रेसी से भी हमें हो सकती हैं, मगर बहरहाल स्टेट को वो चला रही है। अगर वहाँ से ये सिलसिला रुक जाता है तो फिर हुकूमत के लिए मेरे ख्याल में कोई मुनासिब जगह नहीं बचती कि किस तरह से काम करेगी, मशीनरी कैसे चलेगी। मगर इन एहतजाज के जिस मौसम का मैंने शुरू में भी सवाल आपसे किया था, वो ये है कि कोई सियासी पहलू तो नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं होता। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि अगर यहाँ मुआशी हालत अच्छी होती और उनकी तनख्वाहों में इजाफा होता, आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के ज़माने में इंटरनेशनल स्तर पर पेट्रोल बहुत महंगा था, महंगाई भी थी, लेकिन उसके बावजूद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में बहुत बड़ा इजाफा हुआ। और उस दौरान भी आपको पता है धरना हुआ, डॉक्टर तारिकुल कादरी साहब आए थे यहाँ एहतजाज करने, लेकिन कोई सरकारी मुलाजमीन उसमें शामिल नहीं हुआ या किसी ने जाके इस तरह नहीं किया, एहतजाज नहीं किया, क्योंकि उनकी तनख्वाहें थी, वो रियासत का काम कर रहे हैं, वो रियासत के मुलाजम होते हैं, किसी हुकूमत के या किसी पार्टी के मुलाजम नहीं होते। अब जो है उनकी अपनी हालत ख़राब हो रही है। अब इसको बेशक हुकूमत जो है वो हुकूमत, आपको पता है आगे चल के आप बात भी करेंगे कि कहाँ से किलाबें मिला देती हैं, और इनके जो वज़ीर हैं वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे वो तो कोई इस दुनिया के लोग ही नहीं है, किसी और सियारे की मखलूक हैं। वो किसी और सियारे की मखलूक का अब आपने जिक्र कर दिया तो मेरे ख्याल में काबीना का जिक्र कर लिया जाए। काबीना में आज बड़ी दिलचस्प सूरत हाल रही है। आज बड़े अहम मामलात डिस्कस हुए। ज़ाहिर है काबीना का इजलास था और उसमें रियासत के और आवाम के रिलीफ के हवाले से हमेशा बातें होती हैं। या तरीन साहब, मैं हमेशा एक बात क्या करता हूँ, आज फिर वही बात कर रहा हूँ कि देखें वज़ीर आज़म का क्या कसूर है। महंगाई के हवाले से बात हुई, वज़रा ने शिकायत की बड़ी महंगाई है, तो आज फिर वज़ीर आज़म साहब बरहम हो गए, उन्होंने बरहमी का इजहार कर दिया है। तो उम्मीद है फिर एक मरतबा फिर बरहमी सामने आई है तो ये मामला भी जो है वो किसी ज़माने में हल हो जाएगा। 2 साल में ये जो जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, और माशाल्लाह आप हर प्रोग्राम में मुझे ये बताते रहे हैं कि कैबिनेट के इजलास के बाद प्राइम मिनिस्टर ने यही बात कही है, लेकिन उसका कोई ज़मीन पर असर हुआ और नीचे को असर हुआ, कोई लोगों को रिलीफ मिला? सर, वो शुगर वाला मामला था, हुई। शुगर वाला मामला था, वज़ीर आज़म ने बरहमी का इजहार किया। वो धरने हुए, वो ताजरों वाला मामला था, वज़ीर आज़म ने बरहमी का इजहार किया। गंदम का मामला सामने आया, उसकी तरसील का इशू था, वज़ीर आज़म ने बरहमी का इजहार किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, वज़ीर आज़म ने बरहमी का इजहार किया। अब महंगाई इस हद तक पहुंच चुकी है कि ग्रेड 22 के मुलाजमीन भी सड़कों पर निकल आए, तो वज़ीर आज़म ने बरहमी का इजहार कर दिया। मैं अर्ज करूं कि अभी तो आपने कम गिनती कराई है, अगर आप ये गिनती शुरू करें तो फिर हमें कई प्रोग्राम इसी पे करने पड़ जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जो कुछ भी कहें, जो कुछ भी कर रहे हैं, नीचे उसका असर नहीं आ रहा। आज भी कैबिनेट में बहुत से वज़रा ने ये कहा जी महंगाई है, आपने खुद ये कहा, और उसके बाद उन्होंने ये कहा जी कि ज़िलाई इंतज़ामिया जो है वो जो है ना महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम है। आप मुझे बताएं ज़िलाई इंतज़ामिया किसके अंडर में है? पंजाब में ज़िले तो इनकी हुकूमत है, केपी में इनकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में इनके इत्तेहादी बैठे हुए हैं, ये 3 सूबे तो इनके पास हैं। तो ज़िलाई हुकूमतें तो ये कंट्रोल कर रहे हैं। वसीम अकरम प्लस साहब बैठे हैं उस्मान बुज़दार के लिए, प्राइम मिनिस्टर मालूम नहीं क्या क्या चीज़ें कहते रहे हैं और कितना सुपरस्टार उनको बनाते रहे हैं। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये जो सूरत हाल है इसमें आम आदमी बहुत मुश्किलात का शिकार है, और हुकूमत के पास मुझे नहीं कोई वर्क लगता कि कोई मुआशी फ्रेमवर्क हो, ना सिर्फ हुकूमत के पास बल्कि अपोजिशन की किसी जमात के पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है। देखें ऑल पार्टीज़ हुई और मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी होती हैं, मुख्तलिफ लीडरों से भी मेरी बात होती है, किसी ने आज तक मुझे ये नहीं बताया कि पाकिस्तान की जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है इसको ख़त्म करने के लिए और इससे निकलने के लिए कौन सी पार्टी के पास ये प्रोग्राम है। हाल सर किसी के पास कोई प्रोग्राम नहीं बता रहे हैं, वो अपनी हर तकरीर में अपोजिशन भी बता रही है, वो कहते हैं हुकूमत हमें दे दो, दोबारा इलेक्शन करवा दो, हम मुआशा ठीक कर देंगे। देखें मैं आपको अर्ज़ करूँ कोई ना कोई मुआशी प्रोग्राम तो बताएं कि इसको ठीक कैसे करना है। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ ये सारी सियासी पार्टियाँ जो हैं एक फ्रेमवर्क में काम कर रही हैं, और वो फ्रेमवर्क है IMF का। IMF जो इनको कहती है, IMF के कहने पे पहले भी कर्जे लेते रहे हैं, अब भी लिए गए हैं, लेकिन इनको IMF से मुज़ाकरात नहीं करने आए। ये IMF के पास बहुत ताख़ीर से गए हैं।
उसकी वजह से आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो बहुत मुश्किलात का शिकार हो गई है। ये मुआशी सूरत हाल मैनेज नहीं कर सके, मुआशी सूरत हाल को बेहतर नहीं बना सके, और 2.5 साल में जो ख्वाब दिखाए गए थे वो गरीब आदमी के लिए चकनाचूर हो गए हैं। अच्छा नहीं, देखें ये गरीब आदमी के लिए, देखें महंगाई तो है मगर मईशत की सूरत हाल जो है वो बेहतर है। मैं आपको बताऊं, आप मुस्करा रहे हैं इस बात पर, शिबली फराज साहब ने बड़ी दिलचस्प आज न्यूज़ ब्रीफिंग थी, आपने सुनी है यकीनन, और मैं भी सुना था, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बातें की हैं। उन्होंने कहा महंगाई के अलावा तमाम मुआशी इशारे मुस्बत हैं। एक तो जितनी हद तक मैं जानता हूँ, कॉमर्स की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, जो इसके साइंटिफिक फार्मूलों की बात करें, मुझे ये फार्मूला नहीं समझ आया। शिबली फराज साहब ने कोई, मेरे ख्याल में कोई नई टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की है, कोई नई साइंस आई है कि जब मुल्क में, रियासत में महंगाई हो, महंगाई उरूज पर हो, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ऊपर हो, प्राइस हाइक हो, तो उसके बाद मुआशी अशारिये कैसे मुस्बत कहलाए जा सकते हैं, कैसे करार दिए जा सकते हैं? अगर आपको कुछ समझ आई है तो मुझे भी समझा दें आज। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, आपने ये जो बात की इस पर डॉक्टर मुबारक साहब की एक किताब है और उसमें वो ज़ाहिर रूस के हवाले से हालात लिख रहे हैं कि ज़ाहिर रूस लेनिन के इनकलाब से पहले जो थे, वो लिखते हैं कि एक वहाँ सरकारी मुलाजमीन कुछ ऐसे थे जिनको घोड़े दिए जाते थे, वो घोड़े तैयार करके लाते थे मुकाबले के लिए। तो अक्सर के जो हैं वो वहाँ रिश्वत दी जाती थी और रिश्वत लेके उनके घोड़ों को पास कर दिया जाता था। तो एक जो ऐसा सरकारी वज़ीर था जिसके घोड़े फेल हो गए, तो वो बादशाह के पास आया, उसने कहा बहुत करप्शन हो रही है और करप्शन की वजह से मेरे घोड़ों को जो है ना, वो मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे घोड़े पास नहीं हो रहे। तो उसने कहा अच्छा, दौड़ में नहीं पास हो रहा है, तो ज़ाहिर रूस ने उसको अपनी तरफ से पैसे दे दिए कि ये तुम देकर तुम भी अपने घोड़ों को पास करा लो। ये डॉक्टर मुबारक साहब ने अपनी किताब में लिखा, बहुत तवील वो ज़ाहिर रूस की उन्होंने हालात लिखे हैं। हम कोई ज़ाहिर रूस के उसमें नहीं बैठे हुए। देखिए, मैं आपको बताऊँ, हम 2020 में बैठे हुए हैं और 2020 में जो है, ये आज नहीं, बहुत पहले हफीज़ पाशा साहब ने कहा, डॉक्टर कैसर बंगाली ने कहा और बेशुमार लोगों ने कहा कि देखें, बहुत पहले हम अपने प्रोग्राम में दर्जनों मरतबा ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है, जिन सतून पर खड़ी है, इन पर ये बहाल नहीं हो सकती। ये इनको अब चेंज करना पड़ेगा, वो सतून चेंज करने पड़ेंगे, तो उसमें कुछ तब्दीलियाँ लानी पड़ेंगी। हुकूमत की जानिब से 2 साल के दौरान कोई तब्दीली नहीं लाई गई। आज से तकरीबन 8 महीने पहले हमने इन शख्सियात को फ़ोन लाइन पर लिया जो मुआशी माहिरीन थे इसी प्रोग्राम में, और उन्होंने बताया था कि 6, 7, 8 माह के बाद, चाहे कोरोना है उसके बाद की सूरत हाल, ये मज़ीद मुश्किलात में इजाफा होगा। जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, इसमें कोई मुआशी तौर पर रिलीफ नहीं मिलने वाला, लेकिन उसका एतराफ़ वो ज़रा नहीं कर रहे ना। शिबली फराज साहब एक जानिब कह रहे हैं महंगाई के अलावा मुआशी इशारे मुस्बत हैं, ये तो मेरे ख्याल में लतीफ़ा है आज का। इसके साथ साथ अच्छा, वो किस बुनियाद पर कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो $20 अरब तक पहुंच चुके हैं। आज से 3 महीने पहले भी यही फिगर इसी स्टेटमेंट के साथ सामने आया था। और इसी तरह वो बता रहे हैं कि बैरूनी सरमायाकारी भी काबिल इत्मीनान हो गई है और कोरोना के बावजूद PIA का रेवेन्यू भी बढ़ गया है। ये वो इदारों के हवाले से जिक्र करके वो कह रहे हैं बड़े मुस्बत हैं इशारे। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि बात यह है कि किसी भी मुल्क की तरक्की और किसी भी मुल्क की मुआशी सूरत हाल का, बेशक आप मीडिया पे बैठ के बहुत ढंढोरा पीट सकते हैं कि बहुत अच्छी है, लेकिन आप आम मार्केट में जाएं, आप आम मार्केट में आप जाती हैं, मार्केटों में आप देखती हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, महंगाई कितनी है, दवाइयों की कीमतें कितनी, खाने पीने की चीज़ें, आए रोज़ तेल और घी की कीमतें बढ़ रही, आटे की कीमतें जो है वो बढ़ रही। अभी जब हम ब्रेक पे गए तो ब्रेक से वापस आए तो मुझे G6 से डॉक्टर फरहत साहबा ने फ़ोन किया, मैसेज किया, मैं उनको मैसेज देख रहा था। उन्होंने कहा कि मैं आज ही दुकान पे गई हूँ आटा लेने के लिए, तो उन्होंने जो रेट बताया तो मैंने दुकानदार को कहा ये महंगा है। उन्होंने कहा कल जब आप लेने आएंगे तो 10 रुपये और महंगा हो जाएगा। उन्होंने कहा जी अपने प्रोग्राम में बता दें कि इस्लामाबाद में आटा जो है वो रोज़ की बुनियाद पर 10 रुपये इजाफा हो रहा है। आप ये बताएं कि ये जो रोज़ इजाफा हो रहा है, इससे कौन सी मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है? सर, गंदम और आटे का बहरान हल नहीं हुआ, जिस बरहमी का बार बार इजहार किया गया, कमीशन बनाए गए, रिपोर्ट सामने आ गई। आप तो खैर नहीं जाते, आपके मुलाजमीन जाते होंगे, मैं जाता हूं मार्केट में, और मैं जब गया चीनी खरीदने के लिए तो उन्होंने मुझे ये वाकई यही बात दुकानदार, मैंने कहा जी कितने कहते हैं, 100 रुपये किलो हम दे रहे हैं, और मैंने कहा ये बहुत काफ़ी इजाफा हो गया। तो सेम जुमले शॉपकीपर ने गए, उन्होंने कहा जी आप जब नेक्स्ट टाइम लेने आएंगे तो ये 20 रुपये और इजाफा हो चुका होगा। और ये बात आप ज़बान ज़दे आम है। किसी दिन हम बैठ के तो चीज़ों का यहाँ आपस में जो है ना वो मुवाजना कर लेंगे कि महंगाई का मुझे ज़्यादा पता है या आपको ज़्यादा पता है। ठीक है सर, ये आप हमें ये ना कहें मैं खुद मार्केट में जाता हूँ। अच्छा चले सर, अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ब्रेक ले लें, फिर इसके बाद बात करते हैं, इस पर महंगाई के हवाले से भी बात करते हैं और आज जो काबीना में जो कुछ हुआ उसके दीगर उमूर पर भी बात करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे हैं काबीना इजलास की और उसमें महंगाई का जिक्र हुआ। उसका दूसरा एक अहम मामला सजाद तरीन साहब डिस्कस हुआ है और वो आपके इल्म में है। वो बदर रशीद साहब ने जो FIR करवाई थी, जो बगावत के मुकदमे और गद्दारी के मुकदमे उन्होंने दर्ज किए हैं अपोजिशन पर, बिलखसूस नून लीग पर, और गुज़िश्ता रोज़ हमने उसका जिक्र किया है। आज उस पर रिस्पॉन्स आया गवर्नमेंट का। शिबली फराज साहब ने ब्रीफिंग देते हुए यह कहा कि पहली बात यह है कि उसका हुकूमत से, हुकूमती पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, और दूसरे नंबर पर वो ये बात करते हैं कि जनाब ये भी हो सकता है कि खुद नून लीग वालों का अपना ही बंदा और उसने FIR कटवाई हो। ये शिबली फराज साहब का बयान है, जबकि अपोजिशन ये इल्ज़ाम आयद कर रही है कि बदर रशीद जो है वो खुद PTI का ज़ेली वर्कर है, और इसके साथ साथ उसकी गवर्नर पंजाब के साथ कोई तस्वीर भी अपोजिशन जो है वो दिखा रही है, वायरल हुई हैं। और वो ये भी इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि बशीर मेमन जो है उसको इसी वजह से मुअत्तल किया गया था कि वो ख्वाजा आसिफ के हवाले से जो मामला था वो इन डिटेल आपके इल्म में है। तो ये अपोजिशन की जानिब से इल्ज़ाम आयद हो रहा है, हुकूमत कह रही है हमारा बंदा ही नहीं है बल्कि इन्होंने खुद कटवाई है। तो ये जो रस्साकशी चल रही है, इस हवाले से आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि मैं समझता हूं कि ये वज़ीरों की और हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता खुला सबूत है। ये कैसे ये बात कर रहे हैं कि जी वो हुकूमत जो है, इस हुकूमत इससे लातल्लक़ है। आप मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर के और डेली की बुनियादों पर पॉलिटिकल सूरत हाल, जो मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन होती है उस पर, और दीगर इश्यूज़ पर डेली की बुनियाद पर रिपोर्ट्स दी जाती हैं। फिर कोई ऐसे जो वाक़यात होते हैं उनके बारे में प्राइम मिनिस्टर को फौरी तौर पर आगाह किया जाता है। ये कैसे मुमकिन है कि प्राइम मिनिस्टर के ये इल्म ही नहीं था? ये कैसे मुमकिन है कि अपोजिशन की टॉप लीडरशिप जो है 40-42 लोग हैं और उसमें साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी हैं, तो वो उनका जो है उनको प्राइम मिनिस्टर को किसी ने बताया नहीं है। ये ऐसी बात तो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से या वज़रा की तरफ से नहीं आनी चाहिए थी। ये तो एक, मैं समझता हूँ कि एक खुला मजाक है कि बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अपने लोगों ने FIR कटवा दी। अब बात ये है, और दूसरी बात FIR आप मेरे साथ लाहौर चलें, लाहौर चल के आप किसी भी थाने में चले जाएँ, CCPO उमर शेख साहब बहुत ज़बरदस्त आदमी है, हुकूमत कहती है कि बहुत अच्छे आदमी है वो, बड़ा, अभी भी आप चले जाएं और आप उनको बताएं कि जी मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है और FIR दर्ज कर दें। अगर किसी थाने में कोई FIR दर्ज करे, कोई दरख्वास्त नहीं लेता जनाब। यहाँ वफाकी दारुल हुकूमत में आप लुट जाएँ, वफाकी दारुल हुकूमत में आप लुट जाएँ। लोग जो हैं थाने पुलिस वाले जो हैं वो एप्लीकेशन नहीं लेते कि जनाब ये एप्लीकेशन ही ले लें कि जनाब मेरे साथ ये वारदात हुई है। तो बदर बशीर साहब इतने बड़े ज़बरदस्त आदमी, बदर रशीद साहब जो हैं वो इतने ज़बरदस्त आदमी थे कि जनाब उन्होंने लिखाई और जनाब वो दफ़ात उसमें वो शामिल हो गई कि जिसपे गद्दारी और बगावत के मुकदमात हो गए। मैं समझता हूँ ये एक मजाक है और ये हुकूमत ने एक प्लान को कुछ किया, लेकिन वो शायद कोई बड़ा भोंडे अंदाज में सूरत हाल बन गई है और अब वो बजाय कोई अपोजिशन को दबाने के उल्टा हुकूमत के लिए परेशानी का वज़ाहतें देना पड़ रही हैं और हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बनी हुई है ये FIR। अच्छा, ये टेक्निकली आप समझते हैं कि आम आदमी जाकर किसी पर बगावत का मुकदमा दर्ज कर ले, ये तो बहुत बड़ी लेवल की बात है। क़यादत है मुस्लिम लीग नून की, जैसे आपने कहा साबिक वज़रा और वज़ीर आज़म है उसमें। सर आपका कोई वारदात हो जाए, सर मैं आप सुन लेना, आपकी घर कोई वारदात हो जाए, आपके साथ कोई वारदात हो जाए, ये मामूली सी FIR दर्ज नहीं होती। तो बगावत के मुकदमे की आप मुझे ये बताएं कि एक आम आदमी उठे और जाके वो बगावत की जो है दरख्वास्त दर्ज करा दे और कहे जी ये इसके खिलाफ बगावत के मुकदमात हैं। ये बगावत के मुकदमात की मैंने बहुत तफसील से उस दिन बताई थी कि मौलाना बाशानी खान, अब्दुल वली खान, गफ्फार खान, ये सब लोगों पे होते हैं। और पॉलिटिकल लोग जो हैं इस पर घबराते नहीं हैं, वो समझते हैं कि उनके जो है ना मतलब एजाज में एक इजाफा हो गया, उनके लिए एक और डिग्री बढ़ गई आगे कि गद्दारी के मुकदमात भी लग गए। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये कोई अच्छी बात नहीं हुई। अच्छा, ये तो गद्दारी वाला मामला है, चले वो भी वजाहत दे रहे हैं, बात सामने आ जाएगी, अपोजिशन खुद ही लेके आएगी। ये जो रियासत मदीना है सर, जिसमें करप्शन का खात्मा, आपको पता है रोज़ हम बात करते हैं, मियाँ साहब पर भी ये केस बने, दीगर लोग भी नैब के शिकंजे में हैं, तमाम अपोजिशन शिकंजे में है। और वजह यह है कि, और वो कहते हैं हुकूमत कहती है हम NRO नहीं देंगे, उसकी वजह यह है कि हम तो एहतसाब का नारा लगा कर आए थे, हम तो करप्शन फ्री पाकिस्तान की बात कर रहे थे, हमने तो तब्दीली लानी थी। सर एक स्टोरी हमारे पास भी है, वो आपके इल्म में है, आप ही के तवस्सुल से हमारे पास है, और वो ये है कि वजारत मवासलात की नाक के नीचे एक बदउनवानी हुई है, रिश्वतखोरी के हवाले से एक वीडियो भी गर्दिश कर रही है और उनको आगाह भी किया गया, मगर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। वज़ीराबाद में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कुछ मुलाजमीन हैं जो रिश्वत ले रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं, उसके सबूत भी सामने आ रहे हैं, बल्कि वो सबूत हम भी दिखाते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि वो 78 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं जो कि इस सारी गर्म जो बाजार किया हुआ है रिश्वतखोरी का, उसमें शरीक हैं।
सवाल ये है कि इस तरह की सूरत हाल जो पैदा हो रही है रियासत मदीना में, और मुराद सईद साहब मुक्के लहरा कर और बड़ी तुंद तेज़ अंदाज में कहते हैं कि हम करप्शन खात्मा करेंगे, तो ये क्या हो रहा है? मेरे ख्याल में मैं आपसे जवाब लेने से पहले प्रोड्यूसर साहब आपसे रिक्वेस्ट है, ज़रा वो दिखाएं ना वो वीडियो में क्या कहा जा रहा है और कौन से अफसरान जो हैं वो क्या बात कर रहे हैं और किस तरह से रिश्वतखोरी का बाजार गर्म है। बिल्कुल नहीं बीडी साहब ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਚ ਪੈਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆ ਨੂੰ ਗਿਆ ਖਾਕੀ ਲਿਫਾਫੇ ਚ ਪਾ ਯਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇਵੋ ਖਾਕੀ ਲਿਫਾਫੇ ਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਖਾਵਤ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿ उस वेच ना ठीक है अच्छा नहीं लगा कितना 80 सर 10 काटे फिलहाल सब मेरे को लोर जो का खर्चा भी नहीं है मैं वो तो है देखो मेरे को 10,000 रह गए 10,000 तो मेरे ही कटे अच्छा, ये एक वीडियो है जो कि अभी गर्दिश कर रही है और हम ये दिखाते भी रहेंगे। उसमें जो अफसरान है नेशनल वज़ीराबाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अफसरान हैं, वो एक ठेकेदार जिसको ठेका दिया जा रहा है उससे रिश्वत तलब कर रहे हैं, वो हिसाब किताब की बात कर रहे हैं। क्या इस सूरत हाल होगी आम आदमी के लिए? तो फिर वही मसाइल हैं कि जब वो जाता है वही रिश्वतखोरी, वही करप्शन और उसी नौयत के मसाइल। ये जो वीडियो आप दिखा रहे थे मेरे ख्याल में आप दोबारा दिखाएंगे कोई टेक्निकल वो हुआ। ये वीडियो जब आई तो इसके बाद मैंने सबसे पहले जो वजारत का प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर होता है, वो सेक्रेटरी होता है, मैंने वहाँ रब्ता किया गया तो वहाँ से मुझे बताया गया कि जी आप बात करें, वहाँ हमारे मंसूर सुरही साहब हैं, मेंबर लाहौर में होते हैं और ये मेंबर सेंट्रल जोन लाहौर हैं, आप उनसे बात करें और वो आपको इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। हम चाह रहे थे कि नेशनल हाईवे के कोई अफसर जो है इस पर आए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। उसके बाद फिर जो है उन्होंने मुझे एक साहब हैं जिनका नाम है इफ्तिखार साजिद साहब GM लाहौर, उनसे उन्होंने कहा, सुरही साहब ने उनका नंबर दिया, मैंने उनसे बात की, ये रिकॉर्ड पर हैं चीज़ें, हमारे नंबर सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं। उनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि जी मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ, मेरी मीटिंग है कोई चेयरमैन नेशनल हाईवे से, तो मैं वहाँ आपको सारी तफसील बताऊँगा। वो दूसरे दिन उन्होंने कहा जी कि मैं तो ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ और मेरे पास तो नहीं है, तो ऐसे केस तो बहुत से हमारे चलते रहते हैं, इसको कोई नज़रअंदाज करें जी, ये तो करप्शन केस ही नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वज़ीराबाद ऑफिस में बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है और मैं ये समझ रहा था कि इसमें मुराद सईद साहब जो हैं, वो मुराद सईद साहब ने हमारे से कमिटमेंट की, उनके PS ने मुझे कहा है कि वो कल आएंगे प्रोग्राम में और वजाहत करेंगे। तो मैं ये समझ रहा था कि वो रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं और वो ये करप्शन जो है इसका कोई इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोई किसी किस्म का अभी तक एक्शन नहीं हुआ और वजारत मवासलात में इस कदर करप्शन है कि इस पर हम अगले कुछ 10 प्रोग्राम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा करप्शन है। इसके अलावा एक और मैं आपको बात बताऊं कि सखर मुल्तान मोटरवे जो है उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन हुई है। उसमें एक डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं जो जिनकी कनाडा की नेशनलिटी है और वो ग्रेड 18 के मुलाजम हैं और जो ग्रेड 20 पे बैठे हुए हैं और उनको लुक आफ्टर चार्ज दिया गया है। अच्छा। और वो तमाम जनाब मामलात कर रहे हैं। इसी तरह ये इफ्तिखार साजिद साहब जो हैं, इनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं, वो भी आप एक प्रोग्राम रखें, वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा एक होता है VO जी, ये मवासलात में वेरिफिकेशन, ये जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं अरबों रुपए के, इसमें वेरिफिकेशन का VO इसको कहा जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन है। इस हवाले से मेरी वजारत मवासलात के आला हुकाम से बात भी हुई है, उन्होंने ये कहा है कि जी इस पर हम सारी देख रहे हैं और इंक्वायरी कर रहे हैं। मुराद सईद साहब के ऑफिस में भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी एक ठेकेदार ने एप्लीकेशन दी थी और उस पर रूटीन में कर दिए कार्रवाई, तो को अगले दिन में, अगले जो है 2-4 दिन में कार्रवाई हो जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि जिस अंदाज में ये बताया गया वो ऐसे लग रहा है कि ये करप्शन का ऊपर से लेकर नीचे तक नेटवर्क है
और एक LDC हायर लेवल पे इजी लिया जा रहा है। एक LDC हैं जिनका ताल्लुक साहिवाल से है, वो मिनिस्टर के नाम पर जो उसने तबाहकुन करप्शन की हुई है उसकी भी स्टोरियां हमारे पास हैं, वो भी हम आप अगले प्रोग्राम में दिखाएंगे और उनके फार्म हाउसेस भी दिखाएंगे कि उनका फार्म हाउस कैसा है जब वो अपने गांव जाते हैं साहिवाल, और वहाँ पर उनका जो प्रोटोकॉल होता है वो कैसा होता है, हाईवे वाले लोग गाड़ियाँ कैसे लेके वहाँ जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि वो शख्स मिनिस्टर के साथ होता है। इसी तरह वज़ीराबाद ऑफिस में करप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। जैसे आपने कहा ये 78 लोग जो हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा था कि ये पीपल्स पार्टी के आखिरी ज़माने में इनको रेगुलर किया था, फिर लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इनको फारग कर दो, लेकिन उन्होंने फिर इनको रख लिया और वो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं लोग, और उसके बाद ये सारे के सारे अख्तियारात यही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पोस्टों पर लगा दिया गया है और इतनी ज़्यादा करप्शन है। कोई जो है ये सरोही साहब जो हैं, इन्होंने मुझे कहा था कि जी आप फिक्र ना करें, ये हमारे इफ्तिखार साजिद साहब जनरल मैनेजर हैं, सारा कुछ इनके मतहत है और ये बिल्कुल आपको कैमरे पर आके बताएंगे कि जनाब ये क्या हुआ है और इस प्रोजेक्ट में क्या हुआ है, ठेकेदार से कौन रिश्वत मांग रहा था और कौन कह रहा था कि ठेकेदार को पैसे कम है। उस वीडियो में आप दोबारा दिखाएंगे तो वो कहा जा रहा है कि इसमें 80,000 रुपये 20,000 कम है और ATM से निकाल के लाओ। तो अफसोस ये है, ये सारी बातें, अफसोस ये है कि नकी साहब कहा यह जाता था कि हम रियासत मदीना बनाएंगे, और मैं कौमी असम्बली में अक्सर देखता हूँ कि कौमी असम्बली के इजलास में मुराद सईद साहब आसमान के कलाबे मिला रहे होते हैं कि मैंने इतनी करप्शन रोकी और मैंने ये कर दिया, मैंने NRO नहीं देना, मैंने वो नहीं देना। उनकी अपनी वजारत में इतनी ज़्यादा करप्शन हो रही है, आज 2 हफ्ते हो गए ये वीडियो मंजर आम पर आई हुई है। मुराद सईद साहब के पास टाइम नहीं है, अपोजिशन को गालियां देनी हो तो मुराद सईद साहब बिल्कुल तैयार रहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो, फरजंद जरदारी कहना हो तो वो आ जाते हैं, लेकिन उनकी अपनी वजारत में जो कुछ हो रहा है, उनकी वजारत में जो कुछ हो रहा है उस पर उनकी कोई नज़र नहीं है। वो कोई नहीं एक्शन दे रहा है कि रियासत मदीना बनाने के जो दावे किए गए, आपकी तो अपनी वजारत में खुलेआम सबूत हैं, खुले सबूत चल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी जो है करप्शन हो रही है। सखर मुल्तान मोटरवे जो है इसमें बहुत ज़्यादा हुई है। हाईवे की आप हालत देख लें, हाईवे पे जो बोर्ड लगे हुए हैं उनकी आप हालत देख लें, उनमें कितनी करप्शन हुई है। और बकरियाला पुल पर जो लोहा इस्तेमाल किया गया है उस लोहे में कितनी करप्शन हुई है, ठेकेदार से वो किस तरह पैसे मांग रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। इसके अलावा और जो है इनके मुतलका लोगों के बहुत सारी स्टोरी हैं, हम गाय बगाए इनको जो है वो जारी करेंगे, गाय बगाए बताएंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि किसी और दौर में ये होता। राना मशहूद साहब की एक वीडियो आई थी, आपको याद होगा, जिसमें वो बातें कर रहे थे इसी किस्म की, तो उसमें आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की भी बातें सुन लें, मुराद सईद साहब की बातें सुन लें और वो क्या कह रहे थे। आज उनके अपने डिपार्टमेंट की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर पिछले 2 हफ्तों से वो उस पर वायरल है, हर आदमी देख रहा है, लेकिन एक मुराद सईद साहब की नजर है, वो तो करप्शन करने वाले को चौराहे पर लटकाने की बातें करते हैं। वो तो करप्शन फ्री पाकिस्तान तो चलो एक बड़ी सॉफ्ट सी टर्म है, मुराद सईद साहब तो बहुत आगे चले जाते हैं। एक तो वो पहले 1-2 महीनों में और 100 दिनों में पूरे मुल्क का नक्शा बदल रहे थे, करप्शन फ्री कर रहे थे मुल्क को, और अपने वजारत के हवाले से तो वो रोज फ्लोर ऑफ द हाउस आकर बात कर रहे होते हैं कि जनाब हमने ये कर दिया और वो कर दिया। और बड़ी बहुत से लोग ऐसे भी हैं हमारे शोबों से वाबस्ता जो कि बड़ी तारीफ करते हैं कि जनाब उन्होंने तो बहुत अच्छा कर दिया है। तो मेरे ख्याल में ये जो सूरत हाल है, जब आपकी अपनी वजारत के अंदर जो नीचे के मुलाजमीन आपकी नाक के नीचे करप्शन कर रहे हैं और आपको 2 हफ्ते वीडियो आपके सबूत आपके सामने आपसे नहीं हो पाता, तो फिर आप बड़े लोगों की या फिर अपोजिशन को पकड़ के उनके करप्शन के इल्जामात लगाना जो है, ये फ़र्क जो है वो कहा जाता है कि साफ जाहिर है और उससे अंदाज़ा भी हो रहा है। और मेरे ख्याल में इसी पे प्रोग्राम का वक्त ज़्यादातर सब ख़त्म हो गया, वरना इस पर हम मज़ीद भी बात करते। नाज़रीन, ये बड़ा ज़रूरी है कि जब आप बात करते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पर तो अमानत होती है वो बात कौम की, और फिर अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है, जो रिश्वत सतानी के बाजार गर्म है, अगर इसको ख़त्म ना किया गया तो यकीनी तौर पर आपका भी वही असर हो सकता है जो कि दीगर जमातों के हवाले से आवाम करती है। एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।